ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। धैर्य शक्ति है। धैर्य क्रियाशीलता का अभाव नहीं, बल्कि यह उचित कार्य के सही समय पर सही ढंग से किए जाने की प्रतीक्षा मात्र है। फुल्टन जे सीन ने ये बात कही है। हमले का असर, और अभी ईरान पर जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है, उसी की को लेकर बातें हो रही हैं। और इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई भी मारे गए हैं, उनकी भी डेथ हो गई है। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखेंगे एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा। तेहरान इसकी राजधानी है। ये ओमान की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, अरब की खाड़ी की बात हो रही है। ये है इजराइल। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप लोगों को क्या यूएसए देखने को मिल जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा हूँ। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। किसकी? अमेरिका की। तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल के व्यापक हमले को 2 दिन हुए हैं। यह पहले से ही साफ है कि इसका मध्य पूर्व और खासकर खाड़ी पर गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका इजराइल की बमबारी में कई बड़े अधिकारियों के साथ सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके परिवार के लोग भी मारे गए। ईरान में 40 दिन का शोक है। तेहरान ने न सिर्फ इजराइल बल्कि इस इलाके के कई देशों पर हमले करके जवाब भी दिया। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, ओमान, सभी पर ईरानी मिसाइलों या फिर ड्रोनों से हमला किया गया है। और जबकि इनमें से किसी भी देश ने अपने इलाके में से ईरान पर हमला नहीं किया था। और इन देशों में कई जगहों को निशाना बनाया गया, और जिनमें अमेरिकी सेना अड्डे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और वाणिज्य इलाके भी शामिल हैं। और अगर यह लड़ाई लंबी खिंचती है तो यह खाड़ी देशों के लिए एक असली बदलाव बिंदु बन सकती है। एक ऐसा मोड़ जो देशों की सुरक्षा, उभय पक्षीय सहयोग और यहां तक कि उनके लंबे समय के आर्थिक भविष्य के बारे में सोचने के तरीके को बदल देगा। ईरान से जुड़ा कोई भी लंबा समुद्री संघर्ष समुद्री यातायात को प्रभावित करेगा, खासकर हॉर्मुज की खाड़ी जो दुनिया की आर्थिक धमनियों में से एक है। थोड़ी बहुत रुकावट से ऊर्जा की कीमतें तेज हो जाएंगी, जो निवेशकों के लिए नई चिंता पैदा कर सकती है। हाँ, तेल की ज्यादा कीमतें अल्पकालिक राजस्व को बढ़ा सकती है, फिर भी ऊर्जा बाजार असंतुलित हो जाएगा। क्या ट्रंप तेल की कीमतों में भी उछाल चाहते थे? चीन और रूस ज्यादा देर चुपचाप नहीं रहेंगे। मास्को यदि सीधा नहीं भी कूदा, मगर इस उथल पुथल का फायदा उठाकर हथियारों की बिक्री बढ़ा सकता है। वह क्षेत्रीय बंटवारे का भी लाभ उठा सकता है। इस संदर्भ में जो वार्ता जेनेवा में चल रही थी, उसे ठीक से देखा जाए तो जो लोग मध्यस्थता कर रहे थे उन्हें भी भरोसे में नहीं लिया गया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने वार्ता के इस दौर को, जो ओमान की मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी की उपस्थिति में आयोजित किया गया था, आज तक की सबसे गंभीर और सबसे लंबी वार्ता बताया था। ईरान के विदेश मंत्री ने वार्ता के माहौल और ओमान के मध्यस्थता की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि कुछ मुद्दों पर सहमति बहुत करीब आ गई है। बेशक अभी भी मतभेद मौजूद है, जो स्वाभाविक है, लेकिन पहले की तुलना में बातचीत के समाधान तक पहुंचने के लिए दोनों पक्षों में अधिक गंभीरता देखी जा रही थी। उधर ईरान के विदेश मंत्री की घोषणा के अनुसार इस बात पर सहमति हुई कि सोमवार से तकनीकी टीमें वेना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में विशेषज्ञ समीक्षा शुरू करेंगी। इस बैठक का उद्देश्य कुछ तकनीकी मुद्दों को एक निश्चित ढांचे में व्यवस्थित करना बताया गया था। अरागची के मुताबिक यह तय हुआ था कि हमारे विशेषज्ञों की अगले सोमवार को एजेंसी के साथ बैठक होगी। वहां कुछ तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की जानी है, और ताकि ये तकनीकी पहलू स्पष्ट हो सकें, जिसके बाद हम राजनीतिक बैठकों में उन पर निर्णय ले सकें। अरागची के बयानों से निकट भविष्य में वार्ता के चौथे दौर के आयोजन की योजना की भी जानकारी मिली कि यह बैठक लगभग एक सप्ताह में आयोजित होगी। इस अंतराल में दोनों पक्षों को कुछ कदम उठाने होंगे, दस्तावेज तैयार करने होंगे। स्वाभाविक रूप से अपनी अपनी राजधानियों में आप देखते हैं कि आवश्यक परामर्श करने होंगे। प्रतिबंधों को लेकर ईरान के रोक को स्पष्ट करते हुए जोर दिया गया कि तेहरान की अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से रखी गई हैं। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी ओमान से भी इस सैन्य कार्रवाई की सूचनाओं को साझा नहीं किया गया था। ओमान के विदेश मंत्री वद्द अल बुसैदी ने जेनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता के तीसरे दौर को रचनात्मक और सकारात्मक विचारों के आदान प्रदान वाला बताया था, और इन वार्ताओं का समर्थन जारी रखने के लिए ओमान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। ओमानी विदेश मंत्री वद्द बिन
अहमद अल बसीदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात के बाद कहा था, परमाणु बातचीत अब तक की सबसे सकारात्मक और अहम और उपलब्धियां वाली थी। मगर क्या व्हाइट हाउस ने पहले से तय कर रखा था कि बातचीत के धोखे में हमला किया जाएगा? ईरान से आने वाली खबरों से पता चलता है कि तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जौमहौरी इलाके में तथा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मुख्यालय के पास हमला किया गया। और इसके अलावा अलग अलग खबर आई कि ईरान की राजधानी में एक हमला सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के दफ्तर में के पास हुआ। तेहरान के उत्तरी सैयद खानदान इलाके में भी धमाके हुए। तबरीज, करमनशाह, काम, इलाम, इस्फहान, लारिस्तान जैसे शहरों पर बमबारी हुई है। अभी दो बातें स्पष्ट नहीं है कि लड़ाई कितने दिनों तक छिड़ी रहेगी। इसके अलावा क्या लेबनान से हिजबुल्ला और यमन में हुती विद्रोही इजरायल के विरुद्ध हमले करेंगे? तेहरान इस पर सहमत था कि वह बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे को कम कर देगा। तेहरान सिविल न्यूक्लियर यूनियन के प्रसंस्करण पर लगी पाबंदियों पर बात करने में लचीला रुख दिखा चुका था, लेकिन अपनी मिसाइलें पूरी तरह से समाप्त करने पर वह सहमत नहीं था। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि बेना में बैठे रणनीतिकार इजरायल के पास नाभिकीय हथियारों और मिसाइलों की बात कभी नहीं उठाते हैं। यह नहीं पूछा जाता है कि इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार हैं या 200। वह ऐसे हथियारों की मौजूदगी की ना तो पुष्टि करता है और ना ही खंडन। माना जाता है कि वह मिसाइलों, पनडुब्बियों और विमानों से परमाणु हथियार दागने में सक्षम है। 2024 में इजरायल ने अपने परमाणु बमों के निर्माण और रखरखाव पर 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे। अगर केवल परमाणु हमले की धमकी भर को लेकर ईरान पर हमला किया जा सकता है, तो उस तरह की धमकी पाकिस्तान कई बार भारत को दे चुका है। ईरान पर हमला ऐसे वक्त हुआ है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बमबारी चल रही है। पाकिस्तान ने सैन्य अभियान को ऑपरेशन गजब लिल हक नाम देते हुए खुली जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का दावा है कि उसके हमले में 130 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। यह कितना अजीब है कि जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम का छदम दावा गाहे बगाहे करते रहे, उनके 12 महीनों के कार्यकाल में 7 देशों पर हमले हुए, एक नेता को बंदी बनाया गया। सबसे दुख की बात है कि ट्रंप की एकतरफा कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मूक दर्शक बना हुआ है। और आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो भी लाचार दिखाई दे रही हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। नियम कानून, वो कहते हैं ना कि जो शक्तिशाली होता है उसके लिए नियम कानून कहाँ होते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कौन से नियम कानून को मानते हैं? वो कुछ नहीं मानते हैं। यह आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है? पुष्परंजन के द्वारा। ये मुक्ति का प्रकाश। मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और भौतिक सुविधाओं के उपभोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चेतना, अनुभव और आत्मबोध की निरंतर यात्रा है। जब तक मनुष्य अज्ञान के अहंकार में भटकता रहता है, तब तक वह बाहरी स्वतंत्रता के बावजूद भीतर से बंधा रहता है। अज्ञान से बाहर निकलना, अनुभव और संघर्ष से सीखना, संवेदनशीलता विकसित करना और आत्मकेंद्रित दृष्टि से ऊपर उठकर मानव कल्याण के उद्देश्य से जुड़ना, यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि और वास्तविक स्वतंत्रता का मार्ग है। अज्ञान मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन है, और आप देखें यह केवल ज्ञान के अभाव का नाम नहीं, बल्कि सत्य से दूरी, पूर्वाग्रहों की जकड़न और आत्मबोध के अभाव की स्थिति है। जब मनुष्य केवल परंपराओं, रूढ़ियों और सुनी सुनाई बातों के आधार पर सोचता है, तब वह अपने विवेक और चेतना का उपयोग नहीं कर पाता है। और आप देखेंगे कि अज्ञान उसे भय, संकीर्णता, भ्रम में बांध देता है। वह सत्य को देखने के बजाय सुविधा के अनुसार सोचता है और अपने हित को ही सर्वोच्च मान लेता है। ऐसी स्थिति में वह ना तो स्वयं को समझ पाता है और ना ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को। इसलिए सच्ची मुक्ति का पहला चरण अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलना है, जहां मनुष्य प्रसन्न करना सीखता है और अपने भीतर छिपी चेतना को पहचानता है। अनुभव मनुष्य को जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराता है। पुस्तकें और उपदेश दिशा तो दे सकते हैं, पर जीवन की गहराई का बोध अनुभव से ही होता है। सुख और दुख, सफलता, असफलता, प्रेम और पीड़ा, ये सभी अनुभव मनुष्य के दृष्टिकोण को परिष्कृत करते हैं। जब मनुष्य अपने अनुभव से सीखता है, तब वह केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि उन्हें समझने और उनसे आगे बढ़ने की क्षमता विकसित करता है। अनुभव उसे यह सिखाता है कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। इसमें छिपी सीख ही उसे परिपक्व बनाती है। संघर्ष इस सीख को और अधिक गहराई देता है। जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, तब उसकी वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। संघर्ष उसे सहनशीलता, धैर्य और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है, वह जीवन की परीक्षा में कमजोर पड़ जाता है, जबकि संघर्ष मनुष्य को यह एहसास कराता है कि जीवन की सार्थकता केवल आराम में नहीं, बल्कि चुनौतियों का सामना करने में है। और यही संघर्ष धीरे धीरे उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से साहस की ओर और निराशा से आशा की ओर ले जाता है। संवेदनशीलता मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने की क्षमता देती है। जब मनुष्य दूसरों के दुख पीड़ा
और संघर्ष को महसूस करता है, तब उसके भीतर करुणा और सहानुभूति जन्म लेती है। संवेदनशील व्यक्ति केवल अपनी सफलता से संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि समाज की समस्याओं को भी समझता है। वह जानता है कि उसकी मुक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं हो सकती, क्योंकि वह समाज का ही हिस्सा है। संवेदनशीलता मनुष्य को आत्मकेंद्रित दृष्टि से बाहर निकालकर व्यापक मानवता से जोड़ती है। आत्मकेंद्रित दृष्टि मनुष्य के विकास में सबसे बड़ा अवरोध है। जब मनुष्य केवल अपने लाभ, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के बारे में सोचता है, तब उसका दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है। वह समाज को केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन समझने लगता है। ऐसी स्थिति में वह चाहे कितना ही सफल क्यों ना हो जाए, भीतर से खाली रहता है। वास्तविक संतोष और शांति उसे तब मिलती है जब वह अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ता है। आत्मकेंद्र से बाहर निकलना तभी संभव है जब मनुष्य त्याग, समझ और व्यापक दृष्टि रखता हो। मानव कल्याण के उद्देश्य से जुड़ना जीवन को अर्थ प्रदान करता है। जब मनुष्य अपने ज्ञान, अनुभव और शक्ति का उपयोग दूसरों के हित के लिए करता है, तब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि समाज के विकास का माध्यम बन जाता है। मानव कल्याण का मार्ग मनुष्य को यह सिखाता है कि उसकी पहचान केवल मैं से नहीं, बल्कि हमसे जुड़ी है। और जब वह दूसरों की भलाई में अपनी खुशी खोजता है, तब उसके भीतर आत्मिक शक्ति का विकास होता है। यही आत्मिक शक्ति उसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और दृढ़ बनाए रखती है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक सीमाओं से भी मुक्त होना है। जब मनुष्य अज्ञान, भय, अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठता है, तब वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। और आप देखिए, इसी स्वतंत्रता उसे आत्मबोध प्रदान करती है और उसे यह समझने में मदद करती है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं, बल्कि मानवता के लिए जीना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को सीख का अवसर मानता है, वह निरंतर विकसित होता रहता है। वह जीवन की कठिनाइयों से टूटता नहीं, बल्कि उन्हें अपनी चेतना के विस्तार का साधन बनाता है। वास्तव में सच्ची मुक्ति कोई एक क्षण की उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अज्ञान से ज्ञान की ओर, आत्मकेंद्र से मानव कल्याण की ओर और सीमित दृष्टि से व्यापक चेतना की ओर ले जाती है। अनुभव, संघर्ष, संवेदनशीलता इस यात्रा के प्रमुख साधन है। जब मनुष्य इन तीनों को अपने जीवन में स्वीकार करता है और हर परिस्थिति को सीख के रूप में देखता है, तब वह आत्मिक शक्ति से भर उठता है। यही आत्मिक शक्ति उसे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि, सच्ची स्वतंत्रता तक पहुंचाती है, और जहां वह न केवल स्वयं मुक्त होता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाश से भर देता है। अच्छा कॉलम लिखा गया है। ये छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। युद्ध की आग। पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसमें ऐसा लगता है कि कई मोर्चों पर प्रतिद्वंदी देशों के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद के बजाय संघर्ष को ही आखिरी हल मान लिया गया। हैरानी की बात यह है कि युद्ध के खिलाफ शांति का पाठ पढ़ाने वाले कुछ ताकतवर देशों के नेताओं को भी अपने प्रभाव से संघर्ष को टालने के रास्ते तलाश करना प्राथमिक नहीं लगता है, और इसके उलट भी तनाव को सीधे टकराव में तब्दील करने वाले अभियानों में शामिल होना जरूरी समझने लगे हैं। बीते कुछ महीनों से इजरायल, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाना शुरू किया था, उससे साफ था कि अगर विवाद के मूल बिंदुओं को केंद्र में रखकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों की मध्यस्थता में बिना देरी किए संबंधित पक्षों के बीच बातचीत की गुंजाइश नहीं निकाली गई, तो हालात को संभालना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में के बीच शनिवार को इजरायल, अमेरिका ने ईरान पर साझा हमला करके अपनी मंशा साफ कर दी। अपने हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत को इजरायल, अमेरिका बेशक अपनी कामयाबी माने, लेकिन इसके बाद अब नए सिरे से क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा जिस पैमाने पर बढ़ गया है, वह किस दिशा की ओर बढ़ेगा, यह देखने की बात होगी। इसके अलावा इजरायल हमले में ईरान के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ, सैकड़ों नागरिक मारे गए। जवाब के तौर पर ईरान ने भी अमेरिका, इजरायल के कई ठिकानों पर समान तीव्रता वाले हमले किए और कई जगहों पर व्यापक क्षति हुई। सवाल है कि इस युद्ध का उद्देश्य आखिर क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मकसद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने से आगे ईरान की सत्ता में बैठी व्यवस्था को हटाना है। यह समझना मुश्किल है कि अमेरिका एक और ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए दबाव बनाता रहा है, तो अब वह अपने उद्देश्य मौजूदा ईरानी सत्ता को खत्म करना बता रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए ओमान की मध्यस्थता में शांति वार्ता भी चल रही थी। हालांकि ईरान ने युद्ध से बचने की इच्छा जरूर जताई थी, लेकिन उसने यूरेनियम समृद्ध करने का अधिकार रखने की बात दोहराई थी। अब इजरायल, अमेरिका के साझा हमले के बाद यह वार्ता फिलहाल बेईमानी हो चुकी है। जिस दौर में विकास के नारे के साथ सभी देश बेहतर भविष्य का सफर तय करना चाहते हैं, उसमें संवाद के रास्ते बंद करके युद्ध का रास्ता अख्तियार करने का नतीजा आखिर क्या निकलेगा। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध वैश्विक शांति के लिए पहले ही एक जटिल चुनौती है। हाल में ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच भड़की हुई
खुली जंग ने भी एक नया मोर्चा खोल दिया है। अब इजरायल और अमेरिका के साझा हमले और खासतौर पर खामनेई की मौत के बाद ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे समीकरण खड़े होंगे, किन देशों के बीच नई मोर्चेबंदी होगी, युद्ध कितने बड़े दायरे में फैलेगा, ये प्रश्न वैश्विक चिंता का केंद्र बनने वाले हैं। इसके मद्देनजर भारत के लिए जरूरी कदम यह होना चाहिए कि युद्धग्रस्त इलाकों से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के प्रयास हों। आज दुनिया में युद्ध के कई मुहाने खुल गए हैं, अगर उसे रोका नहीं गया तो फिर व्यापक जंग के त्रासद नतीजे सामने होंगे। ये अंधविश्वास की मार। आधुनिक दौर में विज्ञान तकनीक की मदद से पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक प्रगति के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, मगर समाज का एक हिस्सा अब भी अंधविश्वास के अंधकार से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस तरह की सोच जहां व्यक्तिगत जीवन में परेशानियों के द्वार खोले रखती है, वहीं कई बार यह हिंसा का कारण भी बनती है। खासकर जादू टोने के अंधविश्वास में नियम कानूनों को ताक पर रखकर निर्दोष लोगों की हत्या कर देने या सार्वजनिक तौर पर किसी को अपमानित करने या फिर भीड़ हिंसा में किसी की बेरहमी से पिटाई करना आम बात हो गई है। यूं तो देश के कई हिस्सों से डायन बताकर महिलाओं की हत्या के मामले सामने आते रहे, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ समय के दौरान झारखंड में ऐसी लगातार कई घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी। और हाल ही में झारखंड के गुमला में जादू टोना करने के संदेह में एक महिला की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। सवाल है कि इस तरह के अंधविश्वास को खत्म करने, इससे जुड़ी हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए सरकार से लेकर सामाजिक स्तर पर गंभीरता से प्रयास क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और इसमें दोहरा नहीं है कि चाहे गांव हो या शहर, हर जगह समाज के एक हिस्से में अंधविश्वास की छाया नजर आती है। आज जब देश और दुनिया विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में कोसों आगे निकल गए, तब महज अंधविश्वास की वजह से किसी के बीमार होने पर चिकित्सीय इलाज कराने के बजाय जादू टोने का सहारा लेना किस तरह की सोच को दर्शाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकास के तमाम दावों के बीच देश में सामाजिक स्तर पर वैज्ञानिक चेतना के प्रसार को लेकर शासन प्रशासन की ओर से अब तक गंभीर प्रयास नहीं हुए, जबकि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार को प्रोत्साहित करने का दायित्व सरकार समाज सभी पर है। हालांकि कुछ राज्यों में अंधविश्वास से जुड़े अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए कानून बनाए गए, लेकिन उन पर कड़ाई से अमल और लोगों में जागरूकता पैदा करने से ही इस समस्या का समाधान संभव हो सकता है। एक बार आप लोग झारखंड चलिए, झारखंड देख लेते हैं। बिहार से अलग करके राज्य बनाया गया था झारखंड। रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और ये 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।